नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। आपने सपना तो देख लिया कि आर्म्ड फोर्सेस में कांस्टेबल बनेंगे, लेकिन उसके लिए आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो मेरे भाई। अगर आपको एसएससी जीडी 2026 का पेपर क्लियर करना है तो ये जान लीजिए कि 50 लाख से ज्यादा फॉर्म है मेरे भाई, और बिल्कुल बेहतरीन लेवल का कंपटीशन है। तो उसके लिए आपको जो लेटेस्ट सवाल चल रहे हैं उनसे अवगत रहना पड़ेगा मेरे भाई। उसी के लिए हमने इस चैनल पर एसएससी जीडी के लिए एक सीरीज शुरू करी थी कि बच्चों को जो बेचारे लेटेस्ट पेपर के सवाल सीजीएल के, सीपीओ के, सीएचएसएल के नहीं कर पा रहे वो कर लें। ठीक है बच्चों, और उसका आखिरी 10वां एग्जाम पेपर मैं आपको आज कराने वाला हूं। जीडी में सिलेक्शन लेने का असली माल यही है, यही सब सवाल आपके पेपर में आएंगे, मेरा दावा है दोस्त। ठीक है, मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओगे टेस्ट रैंकिंग पर, तो हमने यहां पर प्रीवियसर के जीडी के मॉक टेस्ट फ्री डाल रखे हैं। पूरी दुनिया पढ़ रही है, कुछ नहीं हो रहा। आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियसर के मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, जरूर लगाओ, जरूर लगाओ। बिना मॉक टेस्ट के कुछ नहीं हो सकता, मानो मेरी बात, है ना। यहां पे 2025 के सारे टेस्ट डले हुए हैं, 2024 के सारे टेस्ट डले हुए हैं, सब कुछ फ्री है एब्सोल्युटली। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, टेस्ट जरूर लगाइए, और मेहनत का फल मिलता है प्यारे दोस्त। देखो, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि इंस्टाग्राम पे हमारे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए। अभी उत्तराखंड एसआई का रिजल्ट आया, मुझे पता भी नहीं भाई। हमारी बैच से देखो, ये बच्चे पढ़े थे, ये दोनों सिलेक्ट हुए, उत्तराखंड में सब इंस्पेक्टर बने हैं। कितना प्यारा मैसेज किया है, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, फाइनली सिलेक्टेड इन उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर 2024 एग्जाम। ए बिग क्रेडिट टू योर मैथ्स कोर्स गुरुजी, माता रानी ब्लेस यू, ब्लेस यू मेरे भाई। मैं चाहता हूं कि एक दिन आप भी इसी तरीके से मैसेज करो, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सवाल कराने होंगे। और जीडी का पेपर तो इतना हल्का आएगा कि आप ये सोचो कि गणित में 20 में से 14-15 सवाल ठीक करके नौकरी ले लूंगा, आप महामूर्ख हो। 20 के 20 सवाल सही करने ही पड़ेंगे, क्योंकि पेपर इतना हल्का और इजी लेवल का आएगा। ठीक है, मैं तो फिर भी मॉडरेट लेवल के पेपर बना रहा हूं। चलो शुरू करते हैं, आ जाइए। पहला सवाल, एक बुक सेल्फ का मार्क प्राइस 3100 रुपए है, जो कॉस्ट प्राइस से 35% अधिक है। अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 35% ज्यादा है, मार्कअप 35 है। मार्क प्राइस पर 12% डिस्काउंट दिया जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा इन दोनों का? सक्सेसिव। 35 और -12 का सक्सेसिव होगा मेरे भाई। 35 -12 माइनस 35 गुणा 12/100। 35 -12 माइनस 35 गुणा 12/100%। आ गया बच्चों। तो 35 -12 हो गया 23, माइनस ये क्या आ गया 35 गुणा 12 420, 420/100 आ गया 4.2। तो आप 23 में से 4.2 घटाएंगे प्यारे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 18.8%। ये आपका लाभ हो गया, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है ना, बिल्कुल मिनिमम टाइम में ये जो सवाल हो जाएगा सॉल्व। आ जाओ आगे चलेंगे, अगला सवाल नंबर 2। एक्स एक काम को 24 दिन में कर सकता है, वाई एक्स से 20% कम कुशल है। एक्स और वाई ने 3 दिन तक साथ में काम किया। बचा काम जेड द्वारा 15.5 दिन में पूरा किया गया। एक्स, वाई और जेड मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल, टाइम एंड वर्क का। ठीक है जी, देखिए दो लोग हैं बेटा, एक्स और वाई। सवाल ये कह रहा है वाई की जो एफिशिएंसी है, वाई जो है एक्स से 20% कम कुशल है। 20% मतलब 1/5। अगर x की एफिशिएंसी 5 है तो y की एफिशिएंसी 1 कम है 4। ये दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो है। y जो x से 20% कम कुशल है। x एक काम को 24 दिन में कर सकता है। देखो, x एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो x 24 दिन में कितना काम करेगा? 24 से गुणा। ये क्या आ गया बच्चों? ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क आ गया 120 यूनिट। आपको बात समझ में आ गई? एक्स एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, पूरा काम 24 दिन में करता है। 24 दिन में कितना काम करेगा? 24 से गुणा 120। एक्स और वाई ने 3 दिन तक एक साथ काम किया। भाई एक्स और वाई एक दिन में कितना काम करते हैं? एक्स और वाई एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, 5 4 9। तो एक्स और वाई 3 दिन में कितना काम करेंगे? 27। 120 में से 27 काम हो गया, तो बचा काम कितना मेरे प्यार भी? 93। 93 यूनिट काम बाकी है। इस बचे काम को जेड ने 15.5 दिन में किया।
तो जेड जो है 93 यूनिट काम करता है 15.5 दिन में। तो जेड एक दिन में कितना काम करेगा? 93 को 15.5 से भाग देंगे, 6 बार चला जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि जेड की एफिशिएंसी आ गई 6। यही तो करना था सवाल में। पूछा एक्स वाई जेड मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तीनों लोग मिलकर, देखो टोटल काम है 120। अगर 120 यूनिट काम को तीनों लोग एक्स वाई और जेड मिलकर करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा मेरे भाई? देखो एक्स की एफिशिएंसी 5 है, वाई की 4 है, और जेड की निकाल ली मैंने 6। तो तीनों लोग मिलकर करेंगे ये 5 4 9 6 15 एफिशिएंसी के साथ ये काम हो जाएगा। 15 अट्ठे 120, 8 दिन में। इस सवाल का आंसर है 8 दिन। ठीक है, बिल्कुल शानदार सवाल, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, कौन सी साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि 15 साल में डबल हो जाएगी? इस ब्याज की दर से कोई धनराशि 15 साल में दुगनी हो जाएगी। दुगनी का मतलब 1 रुपए इन्वेस्ट करा 2 रुपए बन गए, 1 रुपए प्रिंसिपल 2 रुपए अमाउंट बन गया, तो आपको 1 रुपए ब्याज मिला। कितने साल में? 15 साल में। 15 साल में अगर 1 रुपए ब्याज है तो 1 साल में आ गया 1/15। ये ब्याज की दर की 1/15 फ्रैक्शन में, परसेंटेज में क्या आएगा? 1/15 की परसेंटेज में वैल्यू होती है 6.66%। इससे आसान तरीका नहीं है करने का। 3 पार्टनर एक बिजनेस में प्रॉफिट को 6 8 9 के रेशियो में बांटते हैं। उन्होंने 14 महीने 8 महीने 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। उनके निवेश का, उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? सब बच्चे जानते हैं कि बिजनेस में जो प्रॉफिट बांटा जाता है इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में बांटा जाता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है तो प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा, आ जाएगा। तो यहां पे 3 पार्टनर है, इनके बीच प्रॉफिट बांटा जाता है 6 8 9 के रेशियो में। ये प्रॉफिट का रेशियो है। उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 14 महीने 8 महीने और 7 महीने के लिए किया है। ये टाइम का रेशियो है 14 8 7, है ना। तो प्रॉफिट 3 पार्टनर के बीच प्रॉफिट बांटा जाता है 6 8 9 के रेशियो में। उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया 14 महीने 8 महीने 7 महीने के लिए, टाइम का रेशियो है। प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। ऊपर प्रॉफिट का रेशियो, नीचे टाइम का रेशियो, डिवाइड कर दीजिए। अब बच्चों जब आप डिवाइड करोगे तो आप एक बात देख सकते हैं कि यहां 8 से 8 एक कट जाएगा, ठीक है ना। तो 8 से 8 जब कट जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भैया? 1 हो जाएगा। ये तो 1 ही हो गया ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। और नीचे 14 और 7 कैल्शियम हो गया प्यारे बच्चों, यहां पर पूरा का पूरा 14। आप इस पूरे डाटा को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। हालांकि ये 3 से कट भी रहा है, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। 14 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाएगा। 6 रेशियो 14 रेशियो 7 दूनी 14, 2 नाम 18, 6 रेशियो 14 रेशियो 18, 2 से कट गए, 2 से कट गया। 3 रेशियो 7 रेशियो 9, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। 3 7 9 करेक्ट। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है आपके सामने 5। ये बताइए बच्चे, 3 बर्तन हैं PQR, इनकी एफिशिएंसी 2 3 5 के रेशियो में। प्रत्येक बर्तन शराब और पानी के मिश्रण से भरा है, जहां क्रम से P में 1:1, Q में 2:1, R में 3:1 है। अच्छा, तीनों बर्तन में अलग अलग शराब पानी का अनुपात दिया है। इन तीनों बर्तन की पूरी सामग्री को एक साथ डाला जाता है और अच्छी तरह मिलाया जाता है। तो संयुक्त मिश्रण में जो हमारा फाइनल मिश्रण बनता है उसमें शराब पानी का कुल अनुपात क्या होगा? आपसे पूछा है फाइनल मिश्रण में अल्कोहल से वाटर का रेशियो क्या होगा। ठीक बच्चों, तो ध्यान सुनेगा। हम 3 बर्तन हैं PQR, इनकी कैपेसिटी का रेशियो आपको दिया हुआ है। 3 बर्तन PQR है, इनकी कैपेसिटी का रेशियो दिया हुआ है, इनमें अल्कोहल वाटर का रेशियो दिया हुआ है, इनको फाइनली मिलाया जाता है एक बड़े बर्तन में, ठीक है। फिर उस फाइनल मिश्रण में अल्कोहल वाटर का रेशियो क्या होगा? देखो डेटा बहुत आसान है। अब आप जैसे मान लो कि पी की, तीनों बर्तन की क्या दी है? क्षमता दी है 2 3 5। बर्तन पी की एफिशिएंसी कितनी है? 2, और उसमें अल्कोहल वाटर का रेशियो 1:1 है। तो 2 को 1:1 में आसानी से बांट सकते हैं, यानी कि अल्कोहल 1 है, वाटर 1 है। क्योंकि एफिशिएंसी कितनी है? 3, क्योंकि एफिशिएंसी 3 है, और क्यों में अल्कोहल वाटर का रेशियो 2:1 है। 3 को 2:1 में बांटेंगे तो 2:1 हो जाएगा, यानी कि अल्कोहल 2 है, वाटर 1 है। ठीक है बच्चे। उसके बाद आर की कैपेसिटी है 5, आर में 5 लीटर मिश्रण है, उसमें अल्कोहल वाटर का रेशियो 3:1 है। ये थोड़ा गड़बड़ है, चलो कोई बात नहीं। ये मेरे प्यारे दोस्तों 5 को 3:1 में बांटेंगे, टोटल कितना है? 3 और 1 4। भाई 3:1 होना चाहिए, टोटल हो जाएगा 4, जबकि टोटल कैपेसिटी कितनी है? टोटल कैपेसिटी आर की 5।
तो 4 की वैल्यू 5 है, यानी कि 5/4 1.25 गुना, तो 3 की वैल्यू भी आ जाएगी 1.25 गुना। तो यहां थोड़ा सा ये हो गया 3.75, और 1 की वैल्यू भी 1.25, है ना। हम 5 को 3:1 में ब्रेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। देखो इजी है सवाल, मुश्किल नहीं आएगा, आप इनको जोड़ लो। ये कितना आएगा, एल्कोहल में एल्कोहल, वाटर में वाटर, 1 2 3.25। डेसिमल तो हट ही गया, डेसिमल हट गया, किससे कट जाएगा, 25 से। 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 25 से कम 25, और 25 ये 27:13 आंसर है बी ऑप्शन। खत्म, आगे चलते। सवाल नंबर 6। कोई व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और 15 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु फ्री देता है, पूरे ट्रांजैक्शन में 35% लाभ अर्जित करता है। माना कि कोई ग्राहक 15 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। सवाल में मार्कअप परसेंटेज पूछा है। देखो, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। माना वस्तु का क्रय मूल्य है सीपी, मार्क प्राइस है एमपी, ये हो गया मार्कअप। कितना डिस्काउंट दिया जाता है, वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट दी जाती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 का समान 9 में। फिर दुकानदार, ये भी तो डिस्काउंट है, 15 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु फ्री देता है। हर 15 वस्तु पर 4 वस्तु फ्री दे रहा है, यानी कि दुकानदार ने टोटल 15 4 19 वस्तु दी। 19 में से 15 का ही पैसा लिया है, 4 फ्री है, तो टोटल 19 में से 4 फ्री है, तो 19 का सामान कितने में बिका, 15 में बिका। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, 35% का लाभ हुआ। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 5% 1/20, 5% 1/20, 35% 7/20, यानी कि अल्टीमेटली 20 पे 7 का प्रॉफिट है, तो 20 का सामान कितने में बिका मेरे दोस्तों, 27 में। ये आगे बच्चे, अब आप बताओ। 27 से 15 निम्न 135 5 बार चला जाएगा, 5 से आपका 10 भी 2 बार चला जाएगा, और 2 से 20 भी 10 बार का चला जाएगा। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। तो सीधा ही एमपी से सीपी का रेशियो आ गया। ये अच्छे लेवल का सवाल माना जाता है, 19:10, 19:10, यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है तो मार्क प्राइस 19 है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, 90% ज्यादा है। 10 से 19 कितना ज्यादा है, 90% ज्यादा है ना। तो एक ही स्टेप का सवाल है, बशर्ते आपको आता हो। ये बताइए सवाल नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द ग्रेटेस्ट। आपको यहां पे 4 रेशियो दे रखे हैं। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रेशियो मेरे दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा है। 13:40, 23:45, 19:43 और 20:38। इनमें सबसे बड़ा आपको बताना है, बताइए। देखो, बड़ा रेशियो कब होगा मेरे भाई, जैसे ये सारे ही रेशियो एक से छोटे हैं। ये 40 है, 40 का आधा होता है 20, आधे से कम है। 45 का आधा होता है 22.5, आधे से ज्यादा है, तो आधे से कम वाला हट गया, ये छोटा हो गया। 43, 43 का आधा होता है लगभग 21, ये 19 से आधे से कम है, गलत। 38, 38 का आधा होता है 19, ये 20, आधे से ज्यादा है, आधे से ज्यादा है मेरे प्यारे भाई। यानी कि ये दोनों ऑप्शन 1/2 से बड़े हैं। ये दोनों ऑप्शन तो आधे से छोटे हो गए ना। 40 का आधा 20 होता है, 13 लिखा हुआ है। 43 का आधा लगभग 21 होता है, 19 लिखा हुआ, आधे से कम है। ये ऑप्शन है 23/45, और ये है 20:38। 20:38 का मतलब 10:19। ठीक है ना प्यारे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये दोनों ऑप्शन हाफ से बड़े हैं। क्लियर है। और इनमें मेरे दोस्तों आपको सबसे बड़ा बताना है, तो इनमें बड़ा यही वाला आएगा, चौथा वाला। ठीक है ना। ये इंट्यूशन से भी पता चलता है, और इसका बेसिक भी अगर आप इनकी गुणा कर लो, 23 गुणा 19 कितना आ जाएगा, 23 गुणा 19 आ जाएगा मेरे भाई 460 से 23 कम कर लेंगे, 437। ठीक है जी। और 45 दुसाम कितना आएगा, 450,
बताओ कौन सा नंबर बड़ा है? 450 बड़ा है, इसका मतलब ये रेशियो भी बड़ा होगा। चौथा ऑप्शन सबसे बड़ा। तो ये एक तरीका है मेरे प्यारे भी कोई भी रेशियो बड़ा छोटा चेक करने का। आगे देखें, यदि एक ठोस गोले को दो बराबर भागों में काटा जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक सॉलिड गोला है, इसको बीच में से दो हिस्सों में बराबर काट दिया तो एरिया बढ़ जाएगा। जब भी हम कट करते हैं तो नई सतह पैदा होती है, उसकी वजह से एरिया हमेशा बढ़ता है। तो कुल टोटल सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा? टोटल सरफेस एरिया बढ़ेगा 50%। अगर आप मेंसुरेशन की कटिंग अच्छे से समझते हैं तो आप पकड़ पाओगे। जैसे आप ये मान लो कि हमारे पास एक गोला है, इस गोले की रेडियस आर है, तो गोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? गोले का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। अब मान लो मेरे भाई मैं चाकू से यहां ये संतरा है, इसको बीच में से कट करता हूं, बीच में से, तो जब आप कट करोगे तो दो फांक हो जाएंगी, तो ऊपर वाले में और नीचे वाले में एक एक सर्कल बढ़ जाएगा। हमेशा एक कट करने से दो सर्कल का एरिया बढ़ेगा। जब आप ऐसे काटोगे तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, ऐसे ना दो हिस्से हो जाएंगे ऐसे। तो एक सर्कल ये वाला और एक सर्कल ये वाला, दो सर्कल ये पहले तो पैदा नहीं थे, अब नए बढ़ गए, है ना। और रेडियस कितनी होगी? आर। तो यानी कि दो सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा। सर्कल का एरिया 2 पाई r², ये बढ़ जाएगा, यानी कि एरिया कितना? आधा बढ़ गया। आधा मतलब 50% एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है ना बच्चे? ये देखो अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 9। सीचसल प्री के पेपर में आया तो आपको तो करना ही पड़ेगा, छोड़ तो सकते नहीं है। 224 सेंटीमीटर परिमाप वाली एक आयताकार टाइल का उपयोग करके 25.6 मीटर लंबाई और 14.4 मीटर चौड़ाई वाले फर्श को बनाने के लिए किया गया है। यदि टाइल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 4:3 है तो फर्श को पूरी तरीके से बनाने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि फर्श को बनाने के लिए कितनी टाइल लगेंगी? बताइए बच्चों, क्या आप ये सवाल समझ पा रहे हैं कि सवाल क्या है? देखो हमें ना एक मान लीजिए फर्श है, उस फर्श में टाइल लगानी है, पक्का बनाना है, तो आपसे पूछा कितनी टाइल लगेंगी। ये जो फर्श है मेरे प्यारे भाई, इसकी लंबाई दी है 25.6 मीटर, चौड़ाई दी है 14.4 मीटर। तो इस फर्श का एरिया क्या आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन ये मीटर में है, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं कि टाइल का डायमेंशन भी सेंटीमीटर में है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 25.6 मीटर का मतलब 2560 सेंटीमीटर। 14.4 मीटर है, सेंटीमीटर में बदलना है, 100 से गुणा, 1440 सेंटीमीटर। ये आ गया, ये आ गया फर्श का एरिया। अब इसमें हम टाइल लगाना चाहते हैं। टाइल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 4:3 है, यानी कि रेक्टेंगुलर टाइल है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। 4 + 3 7 का दुगुना 14, ये पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर कितना है? 224 सेंटीमीटर। तो 14 की वैल्यू 224 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे भाई। कितने गुना मेरे प्यारे भाई? ये आ जाएगा 16 गुना। तो 4 की वैल्यू भी 16 गुना 64 सेंटीमीटर और 3 की वैल्यू भी 16 गुना 48 सेंटीमीटर। यानी कि जो हम टाइल यहां पर इस्तेमाल करना चाहते हैं उस टाइल की लंबाई 64 है, 48 सेंटीमीटर है। ये फर्श का टोटल एरिया। एक टाइल का एरिया कितना आएगा? एक टाइल का एरिया आएगा 64 गुणा 48। ये एक टाइल का एरिया आएगा। एरिया मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कितनी टाइल लगेंगे? फर्श के टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर लेंगे। ये 64 से 40 बार जाएगा या 48 से 30 बार जाएगा? 40 गुणा 30 आ जाएगा मेरे प्यार में 1200। ये आंसर है, ठीक है ना। वैसे भी जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो इस कैलकुलेशन में 105 नहीं आ सकता, क्योंकि 105 के लिए ऊपर 5 चाहिए, ऊपर 7 चाहिए। 7 तो है ही नहीं। 114 में 19 आता है, ऊपर 19 है ही नहीं। 154 में 11 आता है, ऊपर 11 है ही नहीं। आप ये बिना पेन उठाए भी ये सवाल आ जाए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। शुद्ध घी का मूल्य 112 रुपए किलोग्राम है। कोई बेईमान दुकानदार इसमें 56 रुपए पर केजी मूल्य वाले वनस्पति तेल की मिलावट करने के बाद मिश्रण को 91 रुपए पर केजी की दर से बेचता है, जिससे उसे 30% का प्रॉफिट होता है। दोनों को किस अनुपात में मिलाता है? देखिए ध्यान से सुनेगा, सवाल को देखते ही पता लग गया एलिगेशन। शुद्ध घी का प्राइस 112 रुपए पर केजी। एक बेईमान दुकानदार इसमें मेरे दोस्तों वनस्पति तेल मिलाता है जिसकी कीमत है 56 रुपए पर केजी। मिलाने के बाद मिश्रण को 91 रुपए पर केजी में बेचता है, जिससे 30% का लाभ होता है।
मिश्रण को 91 रुपए पर केजी में बेचने पर 30% लाभ होता है। मिश्रण का सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 100% पर अगर 30% प्रॉफिट हो रहा है, 130% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे तो मेरे भाई आ जाएगी 70 रुपए पर केजी। तो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस हो गया 70 रुपए पर केजी। तो किस रेशियो में मिलाएगा बताइए? 70 में से जब आप 56 घटाएंगे 14, 112 में से जब आप 70 घटाएंगे तो आ जाएगा मेरे भाई 42। तो 14:42 कितना आ गया? 1:3। चौथा ऑप्शन करो। ए रिटेलर मार्क्ड ए जैकेट 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। एक रिटेलर ने जैकेट की कीमत उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक रखी है। ड्यूरिंग एन ऑफ सीजन क्लियरेंस ही ऑफर्ड ए फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 1800। एक सेल चल रही है, सेल के दौरान 1800 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है और उसके बावजूद भी 20% का लाभ होता है। स्टिल मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ जैकेट? जैकेट का सीपी क्या था? सवाल बहुत सरल है। एक बात ध्यान सुनेगा। एक रिटेलर है, उसने जैकेट का एमआरपी कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा रखा है। एमआरपी 60% बढ़ा के रखा है, तो एमआरपी पे बेचने से प्रॉफिट भी 60% होना चाहिए। अगर एमआरपी 60% ज्यादा रखा है लागत मूल्य से, तो प्रॉफिट भी एमआरपी पे 60% होना चाहिए। लेकिन वो एमआरपी पर 1800 रुपए डिस्काउंट देता है, फिर भी उससे 20% का प्रॉफिट हुआ। यानी कि जहां 60% प्रॉफिट होना चाहिए था, वहां 20% ही प्रॉफिट हुआ। यानी कि 40% प्रॉफिट कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि उसने डिस्काउंट दे दिया मेरे प्यारे भाई। यानी कि कॉस्ट प्राइस का 40% ही 1800 है। 1800 का डिस्काउंट दिया। सिंपल लॉजिक। तो 1% कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1800 बटे 40, 45 रुपए। कॉस्ट प्राइस का 100% आएगा, 2 जीरो चुपका दो, 4500 रुपए आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 12, बनाइए। करो। पार्टनरशिप के बड़े बड़े सवाल देख के बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन आप ऐसे छोड़ थोड़ा सकते हैं। अगर इस सीटसेल में आया है तो आपके जीडी के पेपर आने में इसको कोई शर्म नहीं है। पी, क्यू और आर ने एक बिजनेस शुरू किया। P is the working partner, P working partner है and receive a monthly salary of $2000 from the total profit। अच्छा, P वर्किंग पार्टनर है और उससे मंथली जो है टोटल प्रॉफिट में से मंथली सैलरी मिलते हैं $2000। P ज्यादा मेहनत करता है, इसलिए P को जितना भी मुनाफा होगा उसमें से महीने की सैलरी दी जाएगी $2000। रिमेनिंग प्रॉफिट को उनके बीच बांटा जाएगा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। ठीक है। पी क्यू आर ने 50,000, 60,000, $70,000 इन्वेस्ट किए हैं रेस्पेक्टिवली। एक साल के एंड में पी की टोटल अर्निंग $40,000 है। तो आपसे पूछा है टोटल प्रॉफिट कितना था, कुल प्रॉफिट कितना है। बहुत बढ़िया, देखिए बच्चों, गजब सवाल। हाँ जी, पी, क्यू और आर ने एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है 50, 60, $70,000, यानी कि 5, 6, 7 के रेशियो में। अगर पी क्यू आर ने 5, 6, 7 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो पी क्यू आर को प्रॉफिट भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है कि पी को प्रॉफिट मिला है $40,000। कितना प्रॉफिट मिला है पी को? $40,000। पी को जो साल भर में पी की जो कमाई है वो $40,000 की थी। आपसे पूछा टोटल प्रॉफिट कितने का है? पी की कमाई $40,000 है, लेकिन एक्चुअल में $2,000 तो पर महीने की उसकी सैलरी है। अगर एक महीने की सैलरी $2,000 है ना, एक महीने की, तो पूरे साल भर की सैलरी होगी $24,000। अगर एक महीने की सैलरी यहां पे प्यारे दोस्तों $2,000 है, तो साल भर की सैलरी होगी $24,000। यानी कि एक्चुअल में पी को $16,000 ही मिला है इन्वेस्टमेंट की वजह से। पी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसकी वजह से $16,000 ही मिला होगा। देखो, पी क्यू आर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पैसे जो इन्वेस्टमेंट किया उसकी वजह से प्रॉफिट बांटा जाएगा 5 या 7 के रेशो में। पी को $40,000 एक साल की कमाई है, जिसमें से $24,000 तो पी की सैलरी है। यानी कि एक्चुअल में पी को बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से प्रॉफिट कितना हुआ है? $16,000। तो 5 की वैल्यू सवाल में $16,000 के बराबर है। तो क्यू और आर का टोटल प्रॉफिट कितना है? 7, 6, 13।
तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस ये निकाल लो। 5 किलो $16,000 है, 3200 गुना, तो 13 की वैल्यू भी 3200 गुना आ जाएगी, यानी कि 39,000 और 2600, यानी कि $41,600 आ गया। तो क्यों और आर का टोटल प्रॉफिट आ गया $41,600। आपसे पूछा कुल लाभ कितना है, देखो भाई पी को तो एक साल में टोटल मिला है $40,000, और क्यू और आर को एक साल में मिला है $41,600, क्योंकि क्यू और आर की कुल सैलरी नहीं है, लेकिन टोटल प्रॉफिट हो जाएगा ये दोनों अगर जोड़ेंगे $81,600। ये आंसर है। ठीक है ना, समझ में बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते, सवाल नंबर 13 बनाइए। शीतसल के प्री का, एक आदमी गुड़गांव से जयपुर तक 240 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, फिर जयपुर में 1 घंटे रेस्ट करता है। रेस्ट के बाद वो जयपुर से अजमेर तक 130 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। गुड़गांव से अजमेर तक की पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी है? एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड के सवाल रेलवे में तो बहुत जाते आते हैं, एसएससी में भी आ रहे हैं मेरे भाई। एवरेज स्पीड का एक ही फंडा है, टोटल कुल चलेगी दूरी बटे कुल लिया गया समय। कुल चलेगी दूरी बटे कुल लिया गया समय। गुड़गांव से जयपुर तक जाता है 240 किलोमीटर, फिर रेस्ट करता है, फिर भैया जयपुर से जाता है अजमेर 130 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है, बटे टोटल टाइम। टाइम कितना लगा? 240 किलोमीटर जाता है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो 4 घंटे लगा, प्लस उसके बाद 1 घंटा रेस्ट भी लिया है, तो भैया रेस्ट का टाइम भी तो होगा 1 घंटा। फिर 130 किलोमीटर जाता है 50 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, तो 130 को अगर 50 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2.6 आवर, पूरा नीचे आएगा ये, तो आ जाएगा 370 बटे 4 और 1 5 और 2 7.6 आ गई, 370 बटे 7.6, यानी कि आंसर तो इसके एग्जैक्ट नहीं है, ये आंसर अप्रोक्स में है। अगर आप यहां डेसिमल हटाओगे तो यहां जीरो बढ़ जाएगा, और ये 4 से कट जाएगा 25 बार, 4 से कट जाएगा जी 19 बार, तो 37 गुणा 25 बटे 19 आ गया। ऐसा नहीं कि आप पहले 37 की 25 में गुणा करो फिर 19 से भाग दो, बहुत अच्छी टेक्निक है, आप ये सीख लो कि भैया 37 19 से आसानी से भाग हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे? 19 दूनी 38, 38 से एक कम है 37, तो 2 माइनस 1 बटे 19 लिख सकता हूं मैं। 37 बटे 19 लिख लिया ना, 19 दूनी 38 से एक कम 37 होता है, और इसको आप 25 से भाग दो मेरे प्यारे, 25 से गुणा करो, तो 25 दूनी 50, 50 से कम आएगा आंसर, सारी ऑप्शन कम है। 50 माइनस ये क्या आएगा? 25 से कम 25 बटे 19, तो 50 माइनस 25 बटे 19 आएगा बच्चों ये, यानी कि एग्जैक्ट 48 तो नहीं है, 47 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, ये वाला आंसर होना चाहिए। कैसे? कि जब 25 को आप 19 से भाग दोगे तो 19 से कम 19, 6 बच जाएगा, 19 से 57, 50 में से 1.3 घटाऊंगा तो अप्रोक्स 48 पॉइंट समथिंग आएगा, जो एक ही ऑप्शन। ये आपको कैलकुलेशन की टेक्निक भी सीखनी है, ठीक है ना बच्चों? और इस इतने लेवल का आप अंदाजा रखिए, पेपर में आएगा। 14वां सवाल, प्राइस ऑफ पीस कैपिटल बराबर 4 टाइम ऑफ क्यूज कैपिटल बराबर 7 टाइम्स ऑफ आर कैपिटल। 3150 में से आर को कितना प्राप्त होगा? सवाल ये कह रहा है पी के हिस्से का 3 गुना बराबर क्यू का 4 गुना बराबर आर का 7 गुना है। तो आपसे पूछा है आर का शेयर क्या होगा, तो भाई ये सवाल अगर सॉल्व करना है तो पी क्यू आर का रेशियो निकालना होगा। पी का वैल्यू क्या आएगी? इनको छुपा लो, 4 7 की गुणा कर लेंगे 28, क्यू का कितना आएगा? 3 सत्ते 21, आर का कितना आएगा मेरे प्यार? भी छुपा लो, 3 चौक 12, ये हो गया। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं टोटल 3150 का कुल प्रॉफिट है, उसमें आर का शेयर क्या होगा? तो भैया आर का शेयर हो जाएगा 12 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 12 28 40 40 और 21 61, 61 हो गया। तो ये आर का शेयर आ गया 3150 का 12/61। ठीक है बच्चे, अब बताइए। हालांकि 12 पंजे 60 ही चला जाता है लगभग, अगर मैं 5 से इसको काटूंगा भी
तो 600 के करीब आएगा, 630 के करीब ये वाला ऑप्शन, अप्रोक्सी वाला आंसर आ गया। पूरा थोड़ा ना करना है, 12 पंजे 60, 5 से इसको काटूंगा तो 630 के करीब एक ही ऑप्शन दिखता है, पहला वाला। खत्म खेल। आ जाइए अगला, ये बताओ। आज का टेस्ट बहुत बढ़िया है, ये सवाल बहुत बढ़िया आज के, ठीक है। द एवरेज मार्क्स ऑफ 12 स्टूडेंट इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट आर 63.5. Later, it was found that one student score was misread as 56 instead of 65. देखो, एक टेस्ट में 12 बच्चे हैं जिनका एवरेज स्कोर है 63.5। बाद में पाएगा कि एक बच्चे का स्कोर 56 पढ़ लिया गया जबकि उसका स्कोर था 65। आफ्टर करेक्टिंग दिस एरर, इस एरर को करेक्ट करने के बाद एक स्टूडेंट के मार्क्स को रिमूव कर दिया गया इनवैलिड होने की वजह से, और रिमेनिंग 11 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो है 64.2। तो बताइए जो स्टूडेंट हटाया गया है उसके मार्क्स कितने? फाइंड द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हुज स्कोर वाज रिमूव्ड, जिसके मार्क्स हटाए गए हैं वो बताइए। अगर आप एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ऐसे सवालों में हमेशा डेविएशन काम आता है। यहां पे दो सवाल को मिला दिया गया है। 12 बच्चों का पेपर हुआ, उनके एवरेज मार्क्स है 63.5, लेकिन एक बच्चे के मार्क्स 56 की बजाय 56 पढ़ ले गए, उसके मार्क्स हैं 65। तो हमें गलती सुधारनी पड़ेगी। गलती सुधारने के लिए 56 को हमें 65 करना पड़ेगा, यानी कि नंबर बढ़ाने पड़ेंगे 9। तो अभी तो एवरेज 63.5 है, पर ये इनकरेक्ट है। हमें टोटल मार्क्स 9 बढ़ाने पड़ेंगे। कितने बच्चों के? 12 बच्चों के। तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा मेरे भाई? ये बढ़ जाएगा 0.75 आ जाएगा ना, 3/4। तो ये जोड़ देंगे हम, ये आ जाएगा भैया आपका 64.25। ठीक है जी, ये आ गया। यानी कि 12 बच्चों का जो करेक्ट स्कोर है 64.25 है। अब ध्यान से पढ़िए, हुआ क्या? एक बच्चे के मार्क्स हमने हटा दिए और बाकी 11 बच्चों का औसत हो गया 64.2। तो ये जो हमने बच्चा हटाया है, जो हटाए हैं उस बच्चे के मार्क्स कितने? देखो ध्यान सुनना, 12 बच्चों के एवरेज मार्क्स हैं 64.25। एक बच्चे के नंबर हटाते ही 64.2 हो गया, यानी कि एवरेज कितना कम हो गया? 64.25 से एवरेज 64.2 हो गया, यानी कि एवरेज 0.05 कम हो गया। एक बच्चे की जाने की वजह से एवरेज कम हो गया, यानी कि बच्चा एवरेज से ज्यादा मार्क्स का होगा। 0.05 ये अपने साथ लेके चला गया। 11 बच्चों पे फर्क पड़ेगा, इंटू 11। 11 पंजे 55, 0.55 ऐड कर दीजिए। 64.25 में 0.55 ऐड कर देंगे, 64.8। ये हटाए गए बच्चों के मार्क्स हैं, सी ऑप्शन। ठीक है, देखो ये सवाल का लॉजिक इतना आसान नहीं है, वही बच्चा कर पाएगा जिसने एवरेज बहुत अच्छे से पढ़ा हो और समझा हो। आगे चलते हैं। दो रनर हैं ए और बी, 400 मीटर लंबे एक सर्कुलर ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। 10 और 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक ही दिशा में, सेम दिशा में दौड़ते हैं। 15 मिनट में एक दूसरे को कितनी बार पार करेंगे? बताओ, अच्छा सवाल है। देखो अगर दो रेसर एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो आप मुझे तो पहली बार एक दूसरे को कब पार करेंगे? पहली बार। तो ये डिस्टेंस है 400 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आ जाएगी भैया S1 माइनस S2, यानी कि 400/3 सेकंड। 400/3 सेकंड के बाद वो पहली बार एक दूसरे को पार करेंगे, और फिर हर 400/3 सेकंड के बाद एक दूसरे को पार करेंगे। 15 मिनट में, 15 मिनट का मतलब होता है 15 मिनट का मतलब सेकंड में बदलो, 15 गुणा 60, 900 सेकंड। 900 सेकंड में एक दूसरे को कितनी बार पार करेंगे भाई? पहली बार पार करेंगे 400/3 सेकंड में। 900 सेकंड में एक दूसरे को कितनी बार पार करेंगे? तो 900 को डिवाइड कर दो 400/3 से, आ गया। ये आ गया 9 या 27/4। 4 6 24, ये 6 बार जाएगा मेरे भाई, यानी कि 6 बार आंसर है। हर 400/3 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे। तो प्यारे दोस्तों 900 सेकंड में एक दूसरे को कितनी बार पार करेंगे? डिवाइड कर दो, और आपको केवल इंटीजर पोर्शन लेना है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के अंदर एक बेलन अंकित है। घन के आयतन का कितना प्रतिशत भाग बेलन द्वारा घेरा गया है? CHSL में आया है। ओके, मान लो जैसे मेरे भाई ये क्यूब
ये क्यूब है, मान लीजिए कि बच्चों जैसे क्यूब है, ठीक है ना। अब इस क्यूब के अंदर एक सिलेंडर है इस तरीके से, ठीक है। एक सिलेंडर एक क्यूब के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो आपसे पूछा क्यूब के वॉल्यूम का कितना परसेंट इस सिलेंडर ने घेर लिया। तो आप एक बात बताओ कि यहां पे अगर मान लो क्यूब की साइड 2 मान लेते हैं, तो जो सर्कल बनेगा, सर्कल के पूरा डायमीटर भी 2 होगा ना, तो सर्कल की रेडियस आधा हो जाएगी, 1, 2 का आधा 1, समझे ना। क्योंकि ये जो सर्कल है, ये क्यूब का जो बेस है स्क्वायर, स्क्वायर की चारों भुजाओं को टच करेगा। यहां पे जो सिलेंडर बनेगा, इस सिलेंडर की हाइट भी ऊपर से नीचे तक कंप्लीट होगी क्यूब की साइड के बराबर 2, ठीक है ना। तो सवाल में पूछा है क्यूब का कितना परसेंट सिलेंडर ने ऑक्यूपाई किया, ठीक है ना। तो आप यहां पे सिलेंडर के वॉल्यूम और इस क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो निकाल लो, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकाल लो। मैंने क्यूब की साइड को 2 माना, इस 10 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परसेंटेज एक तरह का रेशियो ही है। अगर हमने क्यूब की साइड को 2 माना है, तो क्यूब का वॉल्यूम आएगा 2 क्यूब, सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस 1 है, पाई आर स्क्वायर, हाइट 2 है, तो आ जाएगा भैया 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, पाई बटे 4, ये आ गया, ये रेशियो आ गया। आपसे पूछा परसेंटेज में, तो गुणा 100%। तो देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्स, पाई की वैल्यू होती है अप्रोक्स ही ले लो ना, 3.14 बटे 4, ठीक है। परसेंटेज में निकालना इंटू 100%, तो 314 बटे 4 आ जाएगा। तो 4 सत्ते 28 और 3 4 4 अट्ठे 32, 78.5% के करीब आएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। तो क्यूब के वॉल्यूम का 78.5% सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। आगे चलते हैं, ये बताइए। रानी एक सिलाई का ऑर्डर 24 दिन में पूरा कर सकती है। 6 दिन काम करने के बाद उसकी बहन उसके साथ जुड़ जाती है और वे इसे 10 दिन और में पूरा कर लेते हैं। उसकी बहन अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकती है, सवाल ये। बताओ बच्चों। देखो वैसे तो बहुत सारे बच्चे इमोशन में आके ऐसे सवालों में एलसीएम लेने लगते हैं, पर लेना ही नहीं होता। रानी एक सिलाई का ऑर्डर 24 दिन में पूरा कर सकती। रानी ने 6 दिन तक काम किया, फिर उसकी बहन भी आ गई, दोनों ने 10 दिन और लिए और काम पूरा कर दिया। उसकी बहन अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगी? तो अब बताओ रानी ने कितने दिन काम किया। रानी ने 6 दिन काम ये किया, 10 दिन अपनी बहन के साथ काम किया। रानी ने पूरे 16 दिन काम किया है कि नहीं? रानी 24 दिन में पूरा ऑर्डर करती है कंप्लीट, एक दिन में कितना काम करेगी? 1/24। रानी ने 16 दिन काम किया, 6 दिन अकेले, 10 दिन अपनी बहन के साथ, 16 दिन। 16 दिन में रानी ने कितना काम किया होगा? 2/3। तो रानी ने 2/3 काम किया है, तो बाकी काम बचा कितना? 1/3। यानी कि 1/3 वर्क रानी की बहन ने किया होगा, तभी तो पूरा काम हुआ। कितने दिन में? भाई रानी की बहन ने तो 10 दिन ही काम किया है ना, केवल रानी के साथ। यानी कि रानी की बहन 1/3 काम 10 दिन में कर, पूरा काम करेगी 30 दिन में। 1/3 काम 10 दिन में, पूरा काम 30 दिन में। ये बताइए, एक राशि पर समान ब्याज की दर से 3 साल और 5 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पर प्राप्त मिश्रधन 5324 रुपए और 6442.04 रुपए है। राशि क्या है? ये 4 ऑप्शन है। देखो ये सवाल के ऑप्शन इतने दूर दूर हैं कि आप अप्रोक्स कैलकुलेशन भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह के दुनिया भर के सवाल सेक्सल के पेपर में आए हैं, मैं बहुत सारे करवा चुका। बोला किसी प्रिंसिपल पर किसी ब्याज की दर से 3 साल बाद जो अमाउंट है, 3 साल बाद अमाउंट कितना है? 5324 रुपए। 5 साल बाद अमाउंट है 6442.04। देखो जो 3 साल बाद अमाउंट है वही आगे के लिए प्रिंसिपल है, यानी कि यही 5324 रुपए, यही 5324 रुपए अगले 2 साल बाद 6442.04 रुपए हो जाते हैं। तो आप मुझे बताओ 5300 रुपए 6442.04 हो गए, तो आपको ब्याज कितना मिला लगभग? ये लगभग ब्याज कितना मिला है? 5300 पे ब्याज मिला है लगभग 1100 रुपए। 1100 रुपए ब्याज है। 5300 का 20% होता है 1060, नहीं कि 20% से ज्यादा है।
ये 21% ब्याज है और कुछ होगा ही नहीं मेरे भाई, ऐसे अंदाजा लगाना है। और आप देखो, अगर आप 5324 का 21% में निकालोगे तो 4 एकम 4 यूनिट रेट भी मैच करे। अगर 2 साल में, ये अंदाजा लगाया मैंने, सॉल्व नहीं किया, कि लगभग 20% से ज्यादा है, 21% ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। कि अगर 2 साल में 21% ब्याज है तो 1 साल में ब्याज होगा 10% पर एनम। अगर 1 साल में 10% ब्याज है तो 3 साल में होगा 33.1%। ये सारे सवाल 10% पर सेट है, यानी अगर आपका प्रिंसिपल 100% है तो 3 साल में 33.1% ब्याज होगा, अमाउंट हो जाएगा 133.1%। और इसकी वैल्यू सवाल में 5324 रुपए दे रखे। बताओ, साफ साफ दिख रहा है 40 गुना, 1300 चौका 5200, 31 चौका 124, 40 गुना। तो प्रिंसिपल भी 100% के लिए 40 गुना 4000 रुपए प्रिंसिपल है, बात खत्म। ठीक है ना बच्चे, बहुत आसान सवाल है। आखिरी सवाल करते हैं प्यारे दोस्त हम इस टेस्ट का। 26,000 की राशि पर 2 साल के लिए सीआई और एसआई का अंतर 260 रुपए, ब्याज की दर क्या है? ठीक है भाई, 26,000 पर 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस 260 रुपए है, ब्याज की दर कितनी है बताओ। इससे आसान कोई सवाल पूरी दुनिया में बनेगा, एसआई में आया। अगर प्रिंसिपल 26,000 है, 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है 260 रुपए, 26,000 का 1%। आप बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 1% है तो ब्याज की दर क्या होगी? 10%। ब्याज की दर 10% है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? 21%। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 20%, 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस 1%। 10% ही पेपर में सबसे ज्यादा सवाल आता है, इसलिए 10% पूरा याद होना चाहिए। 2 साल का 21%, 3 साल का 33.1%, 4 साल का 46.41% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसी के साथ ये टेस्ट समाप्त होता है। बढ़िया सवाल था, हाई लेवल का था। आपने कितने की आज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं सवाल। धन्यवाद।